Okay, welcome back. So let us start the exploration about the black body concept. ब्लैक बॉडी जरा आप इस डायग्राम को देखो, ये जो पहला डायग्राम है, इस पहले डायग्राम को देखो। लेट मी जस्ट जूम इट। देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास एक पत्ती है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर इधर से व्हाइट लाइट गिर रही। व्हाइट लाइट का मतलब ये हुआ कि वायलेट से लेकर के रेड तक की सारी वेवलेंथ है। तो वायलेट करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, रेड करीब करीब 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमने कहा कि हमारी इस पत्ती पर 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट गिर रही है। ठीक है, पत्ती है, पत्ती में अपने मॉलिक्यूल होंगे, पत्ती भी मतलब उसका अपना स्ट्रक्चर है। तो ये पत्ती क्या कर रही है कि ये सभी मतलब 4000, 5000, 6000 सबको एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन जो ग्रीन कलर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। मतलब पत्ती का जो स्ट्रक्चर है वो 4000 से 7000 में से सभी वेवलेंथ को कैप्चर कर ले रहा है, अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन एक खास ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पड़ती है। हमारी आंखों के जो सेंसर्स हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं और हमें पत्ती हरे रंग की दिखाई पड़ती है। तो देखो विडंबना, देखो पत्ती ने जिस कलर को नहीं स्वीकार किया, जिसको त्याग दिया, जिसको रिफ्लेक्ट कर दिया, आखिर में पत्ती के हरे रंग की पहचान उसी उसी रंग से हुई जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह से हमें कोई चीज़ किसी कलर की दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो हमें कोई चीज़ कलर की दिखाई पड़ती है। चलो इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। ज़रा इस कोयले को देखो, एक कोयला कोयला है, कोयले पे भी व्हाइट लाइट आपने फेंकी। कोयला ने क्या किया, कोयले के मॉलिक्यूल ने सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर लिया, मतलब वायलेट से लेकर रेड तक सबको एब्ज़ॉर्ब कर लिया। कुछ भी बाहर गया ही नहीं। जब कुछ गया नहीं, आँखों तक कुछ लाइट पहुँची नहीं, आँखों को पहुँची नहीं, तो आँखों को कुछ दिखा नहीं और हमें क्या दिखाई पड़ा कि हमारा ऑब्जेक्ट ब्लैक है। सो ब्लैक इज़ व्हाट? ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स, आप ऐसा कह सकते हो। जब हम कोई प्रकाश ना पा रहे हों, कोई प्रकाश वहाँ तक नहीं आ रहा है, फोटॉन वहाँ नहीं है, वहाँ लाइट के पार्टिकल नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर रीजन ब्लैक है। सो ब्लैक इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स एंड व्हाइट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स। आप इस तरह से जनरलाइज़ इस अपने दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि सफ़ेद रंग का और काले रंग का क्या मतलब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एक आइडिया लग चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक, तो अब ज़रा ब्लैक बॉडी के बारे में समझना शुरू करें। जैसे यहाँ ब्लैक बॉडी के बारे में ये लिखा है पैरों कि ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी दैट एब्ज़ॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज़। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी वेवलेंथ को, अपने ऊपर जो लाइट गिर रही है हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रही है, और चाहे वो किसी भी एंगल से गिरे, चाहे वो दाएं बाएं कहीं से भी गिरे, उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है और जितनी फ्रिक्वेंसी, जितनी वेवलेंथ सबको एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो दिस इज द ब्लैक बॉडी, जो कि एब्जॉर्ब करे ना, कुछ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो रिफ्लेक्ट करती तो कहते भाई हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो देखो ये रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो रंग हमें दिखाई पड़ता है जिस रंग को रिफ्लेक्ट करता है, पर यहाँ तो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, इसी तरह से अगर कहा जाए सफेद का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको दीवार सफेद दिख रही है, अगर आपको कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सफेद दिख रही है, इसका मतलब वो सफेद ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो अपने ऊपर गिरने वाले हर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो व्हाइट लाइट गिरी, व्हाइट लाइट सारे रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो आपको सफेद दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज कॉल्ड, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जो कि अपने ऊपर गिरने वाले हर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन परफेक्टली, सबको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है ना। यहाँ हमने परफेक्टली वर्ड यूज किया है, और परफेक्टली वर्ड एक आइडियल वर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको आइडियल बॉडी कहा गया है। बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी है जो सभी तरह के रेडिएशन को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रही है। तो आप कह सकते हो ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कोई बॉडी, मतलब हम समान रूप से जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दे आर नॉट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दे आर नियर टू परफेक्शनिज्म, बट दे आर नॉट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो एक ब्लैक बॉडी को मानना एक आइडियल कंडीशन है। सो अ ब्लैक बॉडी एमिटेड रेडिएशन व्हेन इट्स टेम्परेचर मॉडिफाइड। अब होता क्या है, जैसे ही अगर आप इस ब्लैक बॉडी जिसने कि सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रखा है, इसका टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या होगा कि ये फिर रेडिएशन एमिट करेगा, अपने से रेडिएशन बाहर निकालेगा। अब देखो यहाँ पर एट सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको कि हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ये कुछ टेक्निकल वर्ड है जिनको आप यूज करें। जब आप अपने आंसर में इस तरह के टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं तो आपके आंसर का एक लेवल बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं तो आज एक एक क्वेश्चन में 5-5 पन्ने लिख के आया हूँ, और फिर रिजल्ट आता है कहते हैं पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिले, क्योंकि तुम लिख के क्या आ रहे हो, कूड़ा कबाड़ा कुछ भी लिख के चले आओगे तो तुमको नंबर मिल जाएगा। हर भाषा, हर सब्जेक्ट की भाषा होती है, आप उस सब्जेक्ट की भाषा कि जितने ज़्यादा शब्द उसमें इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा।
तो एट सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर या कह लो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो जब कोई ब्लैक बॉडी है उसको टेम्परेचर हमने कुछ कोई सर्टेन वैल्यू रख दी टेम्परेचर की, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर फेंक रहा है उसको अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से ग्राफ बनाए, मतलब हम देखें कि 4000 कितना रेडिएशन आया, 5000 कितना रेडिएशन आया, 6000 कितना रेडिएशन आया, 6000 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अलग अलग एंगस्ट्रॉम का निकलने वाले कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ग्राफ प्लॉट करें, तो एनर्जी अगर वाई एक्सिस पर है और वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर है, तो आप देखो आप इस तरह का एक ग्राफ पाते हो जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व कहते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा अनक्लियर है, तो मैंने इसका एक और अच्छा सा ग्राफ नीचे बनाया है, बहुत ही डिटेल ग्राफ है। इस ग्राफ पर आप देखो वाई एक्सिस जो है उस पे स्पेक्ट्रल इरेडियंस है। टेक्निकल थोड़ा सा नाम है इसका, सिंपल सा मतलब है कि जो एनर्जी पर किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रॉम के हिसाब से निकल रही है, पर मिनट हिसाब से निकल रही है, उसको हम यहाँ पर रख रहे हैं कि एक ब्लैक बॉडी है उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, उसको हमने किलोवाट में मेजर कर रखा है। तो ये वाई एक्सिस पर है, और वो जो लाइट निकल रही है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। अब आप समझे, अब आप देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है, ये है वायलेट कलर और ये सिरा है रेड कलर। रेड के बाद भी वेवलेंथ होती है जिनको कि इंफ्रारेड कहते हैं, लेकिन वो चूंकि हमें दिखाई नहीं पड़ती इसलिए हमने यहाँ पे सब ब्लैक दे रखा है। वायलेट से छोटी भी वेवलेंथ होती है जिनको कि अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, वो भी हम देख नहीं सकते इसलिए हमने उसको भी इनविजिबल कर रखा है। तो वेवलेंथ यहाँ पर भी है, वेवलेंथ यहाँ पर भी है, लेकिन वो वेवलेंथ यहाँ पर शो नहीं हो रही, जो कि हम आखिरी जो वेवलेंथ देख पाते हैं वो लाल रंग की होती है, और इधर जो आखिरी वेवलेंथ देख पाते हैं वो वायलेट कलर की होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मशीन हैं, ऐसे सेंसर्स हैं जिनकी सहायता से हम ये इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट लाइट और इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट की कितनी एनर्जी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आईआर कोई फैंटेसी नहीं है, आपका रिमोट कंट्रोल आईआर से काम करता है। अल्ट्रा वायलेट वही प्रोटेक्शन, इसको सनस्क्रीन लोग लगा के घूमते हैं, टीवी में एडवर्टाइज देते हैं कि यूवी प्रोटेक्शन, यूवी शील्ड से बचो, तो ये वही इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट रेस की बात हो रही है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि 7000 केल्विन, केल्विन यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की बात हो रही है, 7000 केल्विन पर जब देखा गया तो ये पाया गया कि जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ती है पहले। तो वेवलेंथ की तरफ जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ तेजी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दिखाई पड़ती है। फिर एक ऐसी वेवलेंथ की वैल्यू आती है, इसे यहाँ पे देखो, ये 400 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के करीब है, 400 नैनोमीटर करीब है। एक ऐसी वैल्यू है वेवलेंथ की जब मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। फिर आप 400 नैनोमीटर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो ये एनर्जी पीक वैल्यू से फिर नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, और फिर जब आप 1200 नैनोमीटर 1400 नैनोमीटर पे होते हो तो एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। इसका फिजिकल मतलब ये है कि 1400 नैनोमीटर की बहुत कम एनर्जी निकल रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर कहो ये 150 नैनोमीटर है तो 150 नैनोमीटर की भी बहुत कम एनर्जी निकल रही है। मोस्टली एनर्जी किसको बिलोंग कर रही है, 400 नैनोमीटर को। और एक खास बात ये है कि 7000 केल्विन से अगर आप टेम्परेचर को कम करो तो जो शिफ्ट है, जो पहले 400 पे था, आपकी शिफ्ट 550 पे आ जाता है। आपने 500 केल्विन किया तो ये शिफ्ट 600 पे आ जाता है। आपने 4000 केल्विन किया तो ये शिफ्ट रेड पे 800 के करीब आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हो कि अगर हम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है उसको वेवलेंथ के साथ कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि टेम्परेचर कम होने के साथ साथ उस जो पीक है, जो कर्व है उसका पीक है वो शिफ्ट होता है लोअर टेम्परेचर लोअर वेवलेंथ की तरफ, उसका जो पीक होता है वो शिफ्ट होता है। ये हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। तो आपने देखा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या होता है, तो जो बीबी स्पेक्ट्रम के यहाँ लिखा है, बीबी स्पेक्ट्रम क्या है, इन स्पेक्ट्रम में द एमिटेड एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द वेवलेंथ ऑफ द गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ इस तरह का दिखा रहा है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो ये बताता है कितनी एनर्जी यहाँ पर एमिट हो रही है, कितना एनर्जी का मात्रा यहाँ पर एक्चुअल में आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर या इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर इसी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, कब बढ़ी, कब बढ़ना शुरू हुई, कब मैक्सिमम हुई और कब घट गई, वेवलेंथ के साथ में, गिवन टेम्परेचर के साथ में। अब यहाँ पर देखो, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी कर्व, मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एनर्जी। इसको मैंने अलग रंग से इसलिए ले रखा है बच्चों क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था, एटॉमिसिटी ऑफ एनर्जी। अगर कभी मौका मिलेगा हम लोग, अगर मुझे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ाने की, तो हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में आप पाओगे कि फिजिक्स पहले फिलॉसफी थी, दर्शन शास्त्र थी, और उस समय की जो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता था, इसीलिए आज भी पीएचडी डॉक्टर इन फिलॉसफी कहते हैं, बिकॉज वैसा ही कुछ था, फिलॉसफी वाला ही था यहाँ पर। तो एटॉमिसिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बात की है, मतलब वो ये कह रहे थे, मैक्स प्लैंक ने एक आइडिया दिया कि जो एनर्जी है इसको हम डिसकंटिन्यूअस मान सकते हैं।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है, जैसे अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना शुरू किया तो हमने एक कंटिन्यूअस लाइन खींची। कंटिन्यूअस लाइन होने का मतलब ये है कि ये लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं की गई है। आप इसको कितना भी ज़ूम करो, चूँकि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, तो अगर आप इसको ज़ूम भी करोगे, तो भी आप यही पाओगे कि इस पूरी लाइन में, इस पूरे लाइन के अंदर कंटिन्यूअस ही है। लेकिन अगर हम इस तरह से बहुत सारे डॉट बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हम पॉइंट ए से बी तक तो जा रहे हैं, लेकिन विद इन इन टर्म ऑफ सम स्टेप्स, एक डॉट, फिर बीच में गैप, फिर डॉट, फिर गैप। तो ऊपर वाला जो अप्रोच है, इसको कंटिन्यूअस अप्रोच कहते हैं। नीचे वाला अप्रोच जो है डिस्क्रीट अप्रोच हो गई है, यहाँ पे डिस्क्रीट है, पार्ट सेक्शंस में हो गई है। तो यही कुछ उन्होंने, जैसे लाइन ड्रॉ करने में एक कंटिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस शो की, वैसे उन्होंने एनर्जी के बारे में बात की। ये बड़ा आइडिया इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लैंक से पहले कोई भी एनर्जी डिसकंटिन्यू हो सकती है, एनर्जी डिस्क्रीट हो सकती है, इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा था, क्योंकि ऐसा होता नहीं, एक्सपेरिमेंटली हम नहीं देखते हैं ऐसा होता हुआ। बट इट वाज द ब्रेन ऑफ द ग्रेट प्लैंक, उन्होंने इसको किसी तरह से कंसेप्चुलाइज किया। अब भले कोई यकीन करे ना करे, एक बार प्लैंक ने जब उसको कंसेप्चुलाइज किया, तो ऐसा ऐसा हिस्ट्री में कहीं मैंने बायोग्राफी में पढ़ा था उनकी, किसी ने लिखा था कि प्लैंक जब ये आइडिया आता है तो प्लैंक को मालूम था कि आइडिया एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किस आइडिया को हम किसी को बताएंगे तो आइडिया एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उन्होंने अपने शायद ग्रैंडसन था या कौन था उसको, या अपना उनका लड़का था, कोई था जिसको उन्होंने आइडिया शेयर किया था। भले वो समझ पाए ना समझ पाए कि कितना बड़ा आइडिया है, पर उन्होंने उसको उनको शेयर किया था, और उसके बाद पेपर पब्लिश किया, और पेपर पब्लिश करने के बाद उसके ऊपर पूरा उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि ये अजीब सा आइडिया जो था उस समय का, उसने इस कर्व को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। तो ठीक है, हमने कुछ भी अजीब माना, लेकिन उस अजीब मान करके हमने एक ऐसी चीज़ को सॉल्व कर दिया जो कि एक बहुत पुरानी मिस्ट्री थी, तो ये मानना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं नेचर में एग्ज़िस्ट करे, तभी तो ये उसको एक्सप्लेन कर पा रही है। तो उन्होंने देखा कि बाय दिस दिस एटॉमिसिटी ऑफ द एनर्जी कांसेप्ट ही एक्सप्लेन द इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी विद द मैटर। तो उन्होंने बताया कैसे एब्ज़ॉर्ब होता है ब्लैक बॉडी और कैसे एमिट होती है रेडिएशन। सो ही कंसीडर द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, उन्होंने जो उसमें इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट माना, उसको कहा कि वो लीनियर क्वांटम ऑसिलेटर्स की तरह से काम करते हैं। अगर आपसे मैक्स प्लैंक का रेडिएशन फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अगर ये पैराग्राफ भी लिख दोगे तो दिस इज वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल एक्सेप्टेबल पैराग्राफ। ये बिल्कुल, इसके अंदर हमने वो सारे कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए हैं जो कि एक पढ़े लिखे टीचर के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। एटॉमिसिटी ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज लीनियर क्वांटम ऑसिलेटर, और उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑसिलेटर्स हमने मान रहे हैं ये रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्वांटा। ये लगातार क्वांटा पैकेट के रूप में एनर्जी को फेंक रहे हैं। जैसे एक मशीन गन है, जैसे एक मशीन गन है, वो मशीन गन एक निश्चित अंतराल पर बुलेट फेंक रही है, सेम साइज की बुलेट लगातार फेंक रही है। तो बुलेट का फेंकना तो लगातार है, लेकिन ये बुलेट लगातार ऐसा नहीं कि एक लंबी सी बुलेट निकलती चली जा रही है, एक बुलेट नहीं निकल रही, बुलेट की पूरी धार निकल रही है, जिसके अंदर बहुत सारी बुलेट एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगी हुई हैं। ऐसा कुछ सोचिए। तो ये जो ऑसिलेटर्स माने थे इलेक्ट्रॉनों को, जो ब्लैक बॉडी को जिसको बना हुआ माना, उसमें उन्होंने माना कि ये ब्लैक बॉडी जो है लगातार एक क्वांटा मतलब वो पैकेट, एनर्जी पैकेट के रूप में, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट के रूप में फेंके जा रहे हैं। अब सवाल आया कि जो एनर्जी पैकेट हैं, इनकी एनर्जी कितनी होगी? तो प्लैंक ने कहा इनकी एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो एच लगा दिया, और एच का नाम रखा गया प्लैंक कांस्टेंट। तो उन्होंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय दीज tiny quantum oscillators is given by the Planck relation। Planck relation क्या है? E is equal to h nu या E is equal to nh nu, जहाँ n इंटीजर है। तो आप सोचो ऐसा है कि कोई क्वांटम ऑसिलेटर h nu के फोटोन फेंक रहा है, पार्टिकल फेंक रहा है, या h nu फिर 2h nu या h nu 2h nu 5h nu 3h nu 9h nu 1h nu, इस तरह के फोटोन फेंक रहा है। तो सबसे खास बात यह है कि हमेशा 1 2 3 इस तरह के इंटीजर नंबर से ही मल्टीपल होगा। आप ये नहीं सोचोगे कभी पार्टिकल पाई एच न्यू फेंक, या पाई मतलब जानते हो 22/7 होता है, एक डेसिमल में नंबर आ जाता है। इस तरह के फोटोन नहीं फेंक रहा है, वो हमेशा इंटीजर नंबर के हिसाब से फोटोन को बाहर फेंक रहा है। अब हुआ क्या, इस पे प्लैंक कांस्टेंट, बाद में भी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है ये भी वैल्यू निकाली गई। फिलहाल प्लैंक कांस्टेंट एक रिलेशन में यूज होता है। अब जब ये सब बना दिया तो उन्होंने क्या किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक डिराइव्ड the energy density relation for the black body and explain its behavior with wavelength। तो जो पीछे ग्राफ हमने देखा था, मैं यहाँ बना देता हूँ ग्राफ छोटा सा। तो ग्राफ हमारा इस तरह का था, तो वेवलेंथ के साथ में, और अगर हम जो एनर्जी बाहर निकल रही है ई लैम्डा कहे, उसके साथ में अगर कोई ग्राफ बनाया जाए, कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाया जाए, तो
प्लैंक ने इस तरह का रिलेशन बताया और ये रिलेशन जो था वो एग्ज़ैक्टली इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब थ्योरेटिकली ये फ़ॉर्मूला ऐसा था जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को बिल्कुल ड्रॉ कर रहा था। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई आपको? आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से हम लोगों ने मतलब हम फिज़िसिस्ट कम्युनिटी ने क्या पाया? एक ऐसा मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला मिल गया जिस फ़ॉर्मूले से हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कहोगे इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? एक स्पेक्ट्रम तो निकल ही रहा था, आपने खाली एक्सप्लेन तो किया है और कौन बड़ी बात कर दी? बच्चों एक्सप्लेन तो किया लेकिन उस एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूँढ लिया जो कि इससे पहले प्रकृति छुपाए रखे थी हमसे। वो तो प्लैंक का दिमाग था जिन्होंने उसको एक्सप्लोर कर लिया। अब ब्लैक बॉडी तो जहाँ गई तहाँ गई, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, उसकी कहानी खत्म। फिर अब सवाल है कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं? क्योंकि नेचर ने ऐसा तो नेचर तो सुपर स्मार्ट है। तो नेचर तो ऐसा थोड़ी करेगी कि एक कॉन्सेप्ट खाली ब्लैक बॉडी के लिए है। अरे वो कॉन्सेप्ट और भी कहीं यूज़ कर रही होगी। अब प्लैंक के बाद ये एक टारगेट बन गया कि अब ढूँढो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है। इवन प्लैंक वाज़ वो भी बहुत श्योर नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। बट ये खेल मिल गया आइंस्टीन को। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब बस उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया और उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया सॉलिड स्टेट के अंदर। उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया डिफरेंट सिचुएशन में क्वांटम ऑसिलेटर्स के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने स्पेसिफिक हीट को भी समझा दिया। उसके बेसिस पे एटॉम कॉन्सेप्ट से डी ब्रॉगली सॉरी उसको क्या कहते हैं ब्राउन मोशन को भी उन्होंने काफ़ी हद तक उसके ट्विस्टेड फॉर्म में समझाया। बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाया। ये आइंस्टीन के हाथ में आते ही ये जो टूल था ये एकदम से ब्लास्ट कर गया और इसने नेचर को एकदम एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके क्या पुराने से जो पहले फ़ॉर्मूले थे उनको डिराइव किया गया या और क्या किया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।